ताप में परिवर्तन दो तरीकों से होता है। एक बताए थे हम आप लोगों को जहां उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, और एक बताए थे उष्मा का उसमें जरूरत पड़ेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है अर्थात उष्मा लगता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ध्रुव ज्योति प्रसाद आप लोगों को टॉपर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के है ना चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग कहां पर थे है ना, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ताप में परिवर्तन पढ़ लेते थे। ताप में परिवर्तन दो तरीकों से होता है। एक बताए थे हम आप लोगों को जहां उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, और एक बताए थे उष्मा का उसमें जरूरत पड़ेगा है ना, यानी कि उष्मा। तो ये दो तरीकों से जो हो रही थी, ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस से यानी एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिफिनेशन को लेते चलते हैं है ना। तो देखते हैं क्या है, देखिए क्या है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कहने ही से पता उष्मा क्षेपी, तो क्या होगा यहाँ पर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो बताइए इसको क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि CaCO3 इक्वल टू क्या है, CaO प्लस CO2 अब प्लस उष्मा। यहाँ पर क्या हो रहा है, उष्मा दे रहा है। उष्मा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ तक शोषी यानी कि लग गया शोषी वर्ड, यानी कि ग्रहण करना। यहाँ पर उष्मा की जरूरत पड़ेगा यहाँ पर है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है अर्थात उष्मा लगता है, लगाना पड़ता है उसमें क्या करना पड़ता है, इसमें उष्मा को लगाना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल में देख लिए C+2S, यहाँ पर उष्मा का जरूरत पड़ेगा, बन गया क्या CS2। नेक्स्ट क्या है, देखिए N2 प्लस है ना O2 इक्वल टू यहाँ पर उष्मा का जरूरत पड़ा प्लस 2NO। ये क्या हो गया, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। एक उष्मा क्षेपी है ना, उष्मा क्षेपी जिसमें उष्मा उत्पन्न हुआ है यानी उष्मा, और एक उष्मा शोषी जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ी है। तो ये दोनों हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता। तो ताप में परिवर्तन को विशेषता था, और ये क्या है, अवस्था में परिवर्तन। क्या है, अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना। तो जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं है ना, मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका कुछ भाग क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है ना, और कुछ भाग द्रव से क्या होता है, गैस में परिवर्तित होकर, तो उसे हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था है ना, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना है कि नहीं। मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जलने के बाद पिघल जाता है, तो वो क्या हो गया, द्रव्य अवस्था। और वो पिघलने के बाद क्या बन जाता है, वाष्प। तो क्या हो गया, कौन सा अवस्था हो जाएगा, दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था है ना। तो गैसीय अवस्था क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन, यानी कुछ। तो ये बताए थे कि किसी भी चीज का जलना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है ना। किसी भी चीज का जलना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता हो गया, यानी मोमबत्ती को जलाएं तो क्या हुआ, उसको जलाए तो द्रव में परिवर्तन हुआ, फिर द्रव गैस में यानी गैस के रूप में बदल गया। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग पढ़ते हैं अब रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण कुछ है नहीं, रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग संक्षेपण कर देते हैं, यानी कि वो डिफिनीशन को नहीं लिख करके हम डायरेक्ट उसके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण है ना। यानी कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, यानी कि उसको दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो क्या है, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या हुआ, 2HCl। तो बताइए इसका अर्थ क्या हो गया, इतना बड़ा चीज को हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, यानी कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करा दिए है ना। अब बन गया क्या, 2HCl। तो बताइए ये लिखने की जरूरत पड़ेगा, यही ना रासायनिक समीकरण हुआ, उसी को तो दर्शा दिए। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है, सूत्रों एवं
संकेतों के सहायता से, संकेतों में सूत्रों के सहायता से लिखते हैं, है ना। तो वही तो रासायनिक समीकरण है ना। अब देखिए रासायनिक समीकरण आप लोगों को दो प्रकार के होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, सॉरी रासायनिक, नेक्स्ट क्या है पहला, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा इसके नियम पढ़ लेते हैं, रासायनिक समीकरण के नियम पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण के नियम क्या होगा, देखिए इसमें कुछ ज्यादा नया चीज नहीं आने वाला। अभिकारक किसको कहते हैं बताइएगा कमेंट में आप लोग, है ना। अभिकारक किसको कहते हैं, देखिए क्या होता है, अभिकारकों को, संकेतों को, है ना, समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड में पूछा गया है ना। पूछेगा जब रासायनिक अभिक्रिया में, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है ना, तो बाईं ओर। किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर, है ना। या लिखा गया किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर। और अभिकारकों के संकेतों के बीच, अभिकारकों के संकेतों के बीच क्या, ये धनात्मक चिन्ह होता है। क्या होता है, धनात्मक चिन्ह, है ना। अब प्रतिफल के संकेतों को, समीकरण को कहा, प्रतिफल को किस साइड लिखा जाता है ना, दाएं साइड। किस साइड लिखा जाता है, दाएं साइड। जैसा कि आप लोग हम पढ़ाए थे, जैसे कि H2 है ना प्लस O2 इक्वल टू H2O। तो बताइए ये तीर हो गया, है ना। अब देखिए इस संकेतों के बीच क्या है, धनात्मक चिन्ह है कि नहीं है। अब देखिए H2 प्लस O2 ये क्या हो गया, अभिकारक। अभिकारक को ये क्या होगा, दाया साइड। क्या हो गया, दाया साइड, है ना। ये क्या हो गया, बाया साइड, है ना, बाया साइड। तो देखिए अभिकारक को किस साइड लिखा गया है, दिमाग लगाइए, बाया साइड, और प्रतिफल को दाया साइड, है ना। आप बताइएगा, हो गया प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए किसका, दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या है, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप समीकरण में तो यही को ले लीजिए, है ना। या देखिए इस साइड वाले को क्या कहा गया, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक, है ना। इसको क्या कहा गया है, प्रतिफल। क्या कहा जाता है, या उत्पाद, है ना, कह सकते हैं। या इसको क्या कहा जाता है, उत्पाद या प्रतिफल, है ना। ठीक है। तो यानी कि ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण के लिखने का कुछ नियम। देखिए एक एक चीज को नोट करते चलिएगा, नहीं नोट कीजिएगा तो पढ़ाई भाड़ा टालने वाला होगा, और ऐसे भाड़ा टालने से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। अच्छे मार्क्स के लिए, है ना, कुछ करना पड़ता है। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक एक चीज को यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन पर्पस से देखते हैं, ये चीज सब आपको मतलब हर जगह नहीं मिलेगा, एक एक चीज को बता दिया गया ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लास में ही क्लियर हो जाए। बाकी जगह क्वेश्चन बैंक अदर कुछ सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। मेरे लेक्चर को पढ़िए, सारा ऑब्जेक्टिव इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा दिया जाएगा, किस टाइप से पूछा जाता है सारा करा दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब रासायनिक समीकरण को हम जैसा बताए थे कि 2 भागों में बांटा गया, यानी कि कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित। कहने ही से पता चलता वैसे भी पढ़े होंगे हिंदी बहुत जगह होता है जो नकारात्मक सेंस उत्पन्न करता है कि नहीं। तो देखिए संतुलित, संतुलित का मतलब क्या होता है, दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो, संतुलित मतलब बराबर हो। संतुलित का मतलब बराबर ना होता है, तो क्या चीज बराबर होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए, वो यानी कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या अगर बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, है ना। इसके बाद होता है दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या क्या कहते हैं, संतुलित नहीं होगा तो उसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। अ मतलब नहीं, संतुलित मतलब बराबर, यानी कि इसको अगर करिएगा अलग अलग तो क्या होगा, अ मतलब न, है ना, असंतुलित मतलब बराबर, यानी कि बराबर न हो तो क्या, समीकरण के यानी दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या, बस वही को क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग आगे देखते, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, हमको तो लेक्चर से काम नहीं, डिफिनीशन में जरूरत पड़ेगा, सब एक स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। वैसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, तब क्या कराएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, है कि नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 2 गो, क्लोरीन क्या है, 2 गो, आई बार देखिए हाइड्रोजन भी क्या है, 2 गो, क्लोरीन भी क्या है, 2 गो, है कि नहीं। तो दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या, यहाँ पर परमाणु संख्या भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जो कि जरूरत है, समीकरण को संतुलित करना जरूरत है ना। पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम, या तो ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं,
सिद्धांत के अनुसार, यानी कि ना हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, है ना। क्या कहते हैं, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म या क्या कहते हैं पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी पढ़ेंगे संतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वो तो बहुत एग्जामिनेशन व्यू से 10th के एग्जामिनेशन व्यू से जरूरत है ना। इस पर असंतुलित बता ही दिए थे, मतलब नहीं, मतलब वैसा समीकरण जिसके दोनों के तत्वों के परमाणु संख्या समान न हो। जैसे कि देख लीजिए N2 प्लस H2 क्या NH3, देखिए आइबल N का एक ही है, आइबल हाइड्रोजन क्या 3 आइबल 2 बराबर है क्या। जैसे कि मान लीजिए H2 प्लस O2, बताइए बुआ यहाँ पर क्या है H2O जल बन गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1 ही, इसके परमाणु संख्या भी समान होंगे, नहीं होंगे, है कि नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, सॉरी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो होगा नहीं, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर इसी में जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 लगा दीजिए, है ना, असंतुलित यहाँ पर 2 लगाइए, क्या हाइड्रोजन हो गया 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। अब दोनों के तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो गया समान, इसको संतुलित हो गया। संतुलित करना जरूरी है ना, ऐसे पहले असंतुलित था, है ना। नेक्स्ट क्या है अगले, चलिए तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के विधि, यानी उसको कैसे संतुलित करेंगे। अब संतुलित करना बहुत जरूरी है, और संतुलित रासायनिक समीकरण में से यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी उठा कर पटका जाता है, यानी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है ना। दे देगा और कहेगा निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है और असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक, 2-4 को एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद कैसे किया जाता संतुलित, या कह देगा इसको निम्न में से कौन सा संतुलित आप दे देगा संतुलित करे, इसको संतुलित करना भी दे देगा, है ना। तो संतुलित करना हम लोग सबसे पहले इसके विधि को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तक आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले, और यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसमें से आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करिएगा, सारा रिप्लाई आपको मिलेगा, है ना। चलिए।